जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। एज यूजुअल आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव जी आपके साथ लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो करना है। जी जनाब, दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो आ जाएं और कोई क्वेश्चन अगर वो लाइव करना चाहते हैं तो वो कर लें। जी जनाब, मैं दोनों तरफ वेट करता हूँ जी, और स्टार्ट मैं कर देता हूँ जी कुछ आपके लिए कि कुछ जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स अभी चल रहे हैं उस पर थोड़ी सी बात करते हैं जी। सबसे पहले जी मेरे पास जो पॉइंट है इस वक्त जो चल रहा है और टॉपिक जो इस वक्त चल रहा है वो बेसिकली वो नोटिस है कंप्लायंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 76 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जी। सबसे पहले इस पे थोड़ी सी हम लोग शेयरिंग करते हैं, फिर जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे तो उसको फिर इसमें ले लेंगे जी। अभी इस वक्त जो है आपको पता है कि जो नोटिस हैं बेसिकली वो आ रहे हैं काफ़ी तेज़ी से। जितने भी नोटिस हैं 176 है, उन्होंने जितनी प्रॉपर्टियां लोगों ने अक्वायर की हुई हैं उस जो कि पिछले सालों में एक्वायर्ड हुई हैं विद इन 5 ईयर, उसके बारे में ज़्यादा 19 के बारे में और 20 के बारे में या 18 के बारे में 15 16 ये सारे जो है उनके बारे में अगर कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की है तो उसके सोर्सेज बेसिकली जो है वो एफबीआर जो है उसको टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू ऑब्वियसली वो प्रो कर रहे हैं कि जी ये इसका सोर्स क्या है। वरना अदरवाइज आपको पता है उसके साथ दो तरह के नोटिस आ रहे हैं, एक तो 176 है प्लस उसके साथ 100 जहाँ जहाँ ये तो कुछ जगहों पे उन्होंने मौका भी दिया आप रिवाइज कर लें एडजस्टमेंट कर लें जो भी तरीका है उसको कवर कर लें। दूसरे में वो क्या कर रहे हैं 122(9) का दे रहे हैं और प्लस उसके साथ 111 का नोटिस दे रहे हैं। तो उस सूरत में ओबियसली अभी जो 19 की जो वेल्थ स्टेटमेंट होगी वो फिर रिवाइज नहीं हो सकेगी। इसको ज़रा आप पॉइंट को नोट करने वाली बात है जी जनाब। कोई के कई कुछ जगहों पे आप रिवाइज कर सकेंगे और कुछ जगहों पे आप वेल्थ स्टेटमेंट को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो फिर उस सूरत में आपको कवर करना पड़ेगा कि वो प्रॉपर्टी किधर से आई और कैसे आपने उसको परचेज किया है। तो 176 का वैसे तो नोटिस है, लेकिन अगर आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है तो आप टाइम गेन कर लें, उसकी जो अर्जमेंट है उसके लिए रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दें कि जी हमें थोड़ा सा टाइम दे दें आप, तो वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं और बाद में फिर डॉक्यूमेंट्स और बाकी सारी जो चीज़ें हैं उनको पूरा करके उसको आप टैक्स ऑफिस वालों के हवाले कर सकते हैं। जी जनाब, कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कर लीजिएगा जी, क्योंकि क्वेश्चन से फिर जो विजन है और जो एरिया है जो स्कोप है बहुत वाइड हो जाता है, उसमें काफ़ी चीज़ें लोगों की सामने आ जाती हैं जो कि अमूमन दूसरे लोग नहीं सोच रहे होते जी। सो ये पहला जी प्रैक्टिकल पॉइंट था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था कि 176 के जो नोटिस हैं वो इन्फॉर्मेशन पार्शियल इन्फॉर्मेशन है जो वो लोगों से गेन करते हैं। अब इसके बाद जो दूसरे भी मैंने बात की तो वो नोटिस और भी है कंप्लायंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 122(9) है एंड 111 एंड सेक्शन 111 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जी जनाब। ये भी नोटिस हैं जी, ये भी आ रहे हैं, इस पे भी मैं बात करता हूँ जी थोड़ी सी आप लोगों के साथ, फिर जो क्वेश्चन आंसर है फिर आपके साथ उसको कैरी कर लेंगे जी। ये दूसरे वाला जी आपको नोटिस जो आ रहे हैं वो बेसिकली 122(9) है जिसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको दिया जा रहा है कि आप अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करें जो कि उन्होंने उसमें क्वेरीज रेज की हैं, ऑब्जेक्शन जो रेज हुए हैं। अब उसके साथ 111 के अगर आप जवाब नहीं देंगे तो वो ओबियसली उसको डीम्ड इनकम बना के आपकी 111 में उस पर टैक्स जो है वो आपकी, बल्कि वो आपकी जो डिक्लेयर्ड इनकम है उसके अंदर फिर उसको ऐड भी करेंगे जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं। तो वो फिर दोनों को ऐड करके एक डिक्लेयर्ड और इसको डीम्ड इनकम को ऐड करके उस पर जो टैक्सेशन है वो की जाएगी जी जनाब। ये दो पॉइंट है जी। मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो तो वो आप ज़रूर कर लें जी, लाइव आ जाए। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, कोशिश कर रहे हैं आप लोगों तक पहुंचने की। तो ये दो पॉइंट्स है जी। अब थर्ड में आपके साथ जो है वो नेक्स्ट जो है वो उस पर बात कर लेता हूँ। मैंने कल भी वैसे कुछ जजमेंट आप लोगों को शेयर की थी, ठीक है। उसमें
को मैं चूँकि कल कर चुका हूँ, तो अब आज जो है वो नया पॉइंट मैं आपके सामने वो शेयर कर देता हूँ जी। एग्जांपल्स ऑफ, जी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ एग्जांपल्स ऑफ, या बेसिस से शुरू कर लेते हैं। बेसिस ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज with examples of the same। जी ये मैंने आप लोगों से शेयर करना जी, इसकी बेसिस और इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं वो, और जो फिर इसके अंदर शामिल है और जो नहीं है, वो दोनों चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी। जी जनाब, इसके अंदर जी एक सवाल आ गया जी, सवाल है जी, कौन आया है? ये असद खान हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम असद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर कीजिएगा। जी जनाब, मैं आप लोगों से जो क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूँ अब क्वेश्चन आंसर सेशन में, वो ये है कि बेसिस ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम जो अदर सोर्सेज है वो आपकी जो है वो रिसीव्ड बेसिस पे टैक्स होगी। अगर आप उसको में अप्रूवल यूज़ कर लेते हैं तो वो चॉइस आपकी होगी, लेकिन फिर अगर एक दफ़ा आपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग सेलेक्ट कर लिया तो वो कमिश्नर इनर रेवेन्यू की अप्रूवल के बगैर फिर आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। चले, दो बातें ये तो अपनी जगह पे हो गई। अब लॉ आपको रिसीव्ड बेसिस पे टैक्सेबिलिटी की बात कर रहा है, ये तो हो गया बेसिस। अब चलते हैं आगे कि इसके अंदर शामिल क्या क्या है। कुछ इसकी एग्जाम्पल जो इसमें इंक्लूडेड है, और कुछ फ्यू एग्जाम्पल्स हम लोग शेयर कर लेते हैं जो इसमें शामिल नहीं होती। अब जो इंक्लूड है पहले उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि पहले 4 हेड्स में जो इनकम नहीं आएगी वो ऑब्वियसली फिर 5वें हेड ऑफ इनकम के अंदर आ जाएगी। उसमें मैं सवाल लेता हूँ जी RH एसोसिएट से जो आया है, मैं इसको ज़रा कवर कर लूँ कि जो पहले 4 हेड्स ऑफ इनकम नहीं आएगा वो 5वें हेड ऑफ इनकम में आएगा। मसलन आप अगर अपनी चले, मैं इससे पहले कि मैं आपके सवाल ले लेता हूँ जी, क्योंकि इम्पोर्टेंस आपके लिए कर रहे हैं, और इसको दोबारा से देख लेंगे। अच्छा जी, RH एसोसिएट्स है वो कह रहे हैं सर NBP महाना आमदनी फंड में 7.6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। जून 2020 में क्लोजिंग बैलेंस 8.1 मिलियन है, ठीक हो गया। जो इंक्रीज है वो डिविडेंड री इन्वेस्ट है। अच्छा, हम रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट में कौन कौन सी अमाउंट शो करेंगे? देखिए, 2 बातें की आपने। पहली बात तो ये है कि अगर आपने, अब इसमें 2 चीजें आपको ज़हन में रखनी है जी। पहला सवाल आपने किया कि 7.6 से 8.1 मिलियन पे चला गया। अच्छा चले, फिर अब तो आप ये कह रहे हैं कि आपने डिविडेंड जो है उसको, तो डिविडेंड जो आपने पहले रिसीव किया पहले उसको ऑफर करें, नंबर 1। बाद में आप री इन्वेस्ट करते नहीं या जो मर्जी करें, वो आपकी चॉइस होगी। तो जो पहले वाली जो इन्वेस्टमेंट है वो उधर ही है, और डिविडेंड पहले आप रिसीव करके उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर दें, वो आपकी चॉइस होगी। तो डिविडेंड आपका जाएगा फाइनल टैक्स रिजीम में, उसको आप ऑब्वियसली अलग कर देंगे, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करके तो वापस उसको क्या कहेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देंगे। तो मुझे RH एसोसिएट्स जो कोई भी साहब है, आपको मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। उसके बाद मिस महमूना सुहेल है, वो कह रही है माई क्वेश्चन इज रेलिवेंट टू कैरियर काउंसलिंग। अगर किसी ने टैक्स की ABC से सीखना शुरू करना है तो वो कहाँ से स्टार्ट करे? जी मिस, बात ये हो रही है कि आप बुक ले लें हमसे, आप अपना ईमेल मुझे दे दीजिएगा, उस पर आपको बुक दे देंगे, आप उसको बेसिक से शुरू करें। आपका कोई क्वेश्चन हो तो लाइव आके, या वैसे भी आप हमारे साथ क्वेश्चन कर सकती हैं। जी जनाब, तो मिस महमूना सुहेल, अगर आपको आवाज़ आ रही है और इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है तो इसको ओके कर दें। और RH एसोसिएट्स आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। जी मैं अब आप उधर देखता हूँ फेसबुक पे सवाल जो है वो आए हुए हैं, उनको मैं देख लूँ ज़रा। काजी साहब कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नईम गौरी साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी।
एक साहब के का कमीशन पर 16% 70,000 टैक्स कटा, 35,000 टैक्स बनता था, बाकी 35,000 रिफंड निकल आया। रिफंड को वेल्थ में कहाँ शो करना है या नहीं? देखिए बात ये हो रही है, आपने कहा कमीशन पे 16% 70,000 टैक्स कटा, 16% 35,000 टैक्स बनता था, बाकी 35,000 रिफंड निकल आया। देखिए बात ये हो रही है, अगर रेट ज़्यादा चार्ज हो गया है तो ओबियसली आप जो रिफंड है आप चेक कर लें, वो रिफंड आप अपनी वेल्थ में एज ए रिसीवेबल के तौर पे शो कर सकते हैं। ठीक है, पहले पेमेंट करेंगे और जो कटा होगा वो आपके रिफंड के अंदर चला जाएगा। जी जनाब नईम गौरी साहब, अगर जवाब आपको मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। जी जनाब मुनव्वर अलमास साहब साथ हैं हमारे, वो कह रहे हैं प्लीज़ गिव बुक ऑन ईमेल। जी मुनव्वर साहब इंशाल्लाह ताला यहाँ से सेशन से मैं फारिग होता हूँ तो आपको बुक जो है वो मैं ईमेल कर दूंगा, इस पर आप बेफिक्र हो जाए इंशाल्लाह ताला। और ना भी मिले तो आप मेरे साथ रब्ता करके मुझसे ले सकते हैं, क्योंकि ये तो पब्लिक एट लार्ज में पहले ही हम फ्री कर चुके हैं। जी जनाब अब इधर सवाल है जी, साद उमर कह रहे हैं सर कंपनी लॉ के हवाले से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए बात यह है कि एज सच चूंकि वो हमारा टैक्सेशन का है, आप देख लें क्वेश्चन, अगर वो मेरे नॉलेज में होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका आपको जवाब दूं। जी मिस मेमूना कह रही हैं जी सर थैंक यू, विल कॉल यू फॉर बेसिक बुक। ठीक है जी मिस आप कॉल कर लीजिएगा। आगे RH एसोसिएट्स है, वो कह रहे हैं सर वेल्थ स्टेटमेंट में ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट शो करेंगे या क्लोजिंग बैलेंस? देखिए जब आप वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करते हैं तो जो क्लोजिंग वेल्थ आपकी आ रही होती है, क्लोजिंग जो इन्वेस्टमेंट होती है वो शो होती है। ये ज़रा नोट करें RH एसोसिएट्स। मैं आप लोगों को नंबर दे देता हूँ जी, आप लोग मुझसे रब्ता कर लीजिएगा अगर आपको कोई चीज़ ना मिले तो। ये मैंने नंबर लिख दिया जी अपना, इसको आप यूज़ कर सकते हैं जी। नेक्स्ट कौन है जी? नेक्स्ट है जी उधर मुनव्वर मास साहब कहते हैं शुक्रिया। नईम गौरी कह रहे हैं प्लीज सेंड बुक एट ईमेल। ठीक है नईम गौरी साहब आपको भी बुक भेज देंगे, बेफिक्र हो जाए, आपका ईमेल आ गया है। इस सेशन के बाद इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो बुक मैं ईमेल कर दूंगा। जी जनाब कोई और सवाल हो तो आप कर सकते हैं जी। अच्छा अब ये तो मैंने आप लोगों से शेयर जो करने थे क्वेश्चंस वो थे। अच्छा RH एसोसिएट्स ने ओके कर दिया। और मिस मेमूना कह रही प्लीज सेंड बुक ऑन दिस मेल। जी मिस आप भेज दें, ईमेल आप टाइप कर दें, इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगी वो। जी सईद उमर कह रहे हैं रिसीव्ड सर, चले अच्छी बात हो गई जी। साद उमर कह रहे हैं रिसीव्ड सर फॉर व्यू। जी ठीक है जी, ये आपने भेज दिया है इंशाल्लाह ताला आपके, मैं कोशिश करूंगा क्योंकि फेसबुक पे भी है और लोग भी मांग रहे हैं, तो आपको जो ईमेल है उस पर बुक आपको हम फिनिश कर देंगे इस सेशन के बाद। जी जनाब और कोई जी? जी किसी और ने अगर कोई सवाल करना हो, मैं फेसबुक पे देखूं जी। जी वहाँ पे अदील अवैस हमारे साथ है, वो कह रहे हैं सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। उनका सवाल है टैक्स डिडक्टेड ऑन प्रॉफिट सेविंग्स अकाउंट बाय बैंक इज रिफंडेबल। देखें इस वक्त अदील साहब अगर आप इंडिविजुअल है और आपने प्रॉफिट सेविंग अकाउंट पे आपको जो टैक्स होगा वो आपका मिनिमम टैक्स है, ठीक है, वो सेपरेट ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। वो आपको जो टैक्स है वो अगर 10% कटा है, यानी 5 लाख तक अगर प्रॉफिट है आपका एक साल में, तो 10% विद होल्डिंग एजेंट काटेगा, आपको 15% देना पड़ेगा और बाकी 5% की पेमेंट आपको या एडजस्टमेंट आपको विद रिटर्न करनी पड़ेगी। तो अदील अवैस साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप इसको ओके कर दें जी। मैं यूट्यूब पे चेक करूँ कोई सवाल है तो। जी जनाब जी और कोई जी क्वेश्चन हो तो आप करें ताकि इसको सेशन को मैक्सिमम जो फ्रूटफुल जो है वो बनाया जा सके। चले मैं आपके साथ शेयर कर रहा था जी, मैं मजीद आगे चलता हूँ। आपको जो पॉइंट मैंने प्रैक्टिकली चूँकि अब हम कर रहे हैं तो उन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं। अच्छा जी अब मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल बात करने जा रहा हूँ जो कि कनेक्टेड है रिलेटेड टू, अगर डिमांड आपकी तरफ निकल आती है
इनकम टैक्स डिमांड है, अगर इनकम टैक्स असेसमेंट हो गई है या आपको पेनल्टी इम्पोज हो गई है इन सर्टन केसेस, तो क्या कर रहा है जी? जी अदील साहब कह रहे हैं ओके जी, थैंक यू जी। अच्छा जी, इसके बारे में मैं अभी शेयरिंग करता हूँ जी आप लोगों से, इसकी मैं ज़रा कॉपी करके तो दूसरी तरफ भी शेयर कर दूँ। अच्छा जी, ये आपके पास है जी, अगर आपको किसी साल में पेनल्टी या आपका टैक्स जो है वो असेस हो जाता है, या ओबियसली आपका लॉस टैक्स नहीं लगता, लॉस अंडर असेस कर देते हैं, इनकम ओवर असेस कर देते हैं, तो उस सूरत में आपके पास जो राइट ऑफ अपील है वो अवेलेबल होता है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी कि आपको दो तीन पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है जो जेहन में रखने हैं। सबसे पहले कि विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर जो है वो आपको अपील फाइल करनी है, और दूसरा उसके साथ आपको स्टे की भी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अब स्टे के दो तरीके, अगर तो आप समझते हैं आपके आर्गूमेंट्स बड़े कन्विंसिंग हैं तो फिर आप तो विदाउट पेमेंट के आप पेमेंट मीन्स टैक्स की डिमांड की पेमेंट या पेनल्टी की डिमांड के बगैर आप उनको कन्विंस करेंगे कमिश्नर इन रेवेन्यू को, जिस बेस पे वो आपको स्टे ऑर्डर वो इशू करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी कोई थोड़ा बहुत टैक्स बनता है तो फिर आप 10% जो टैक्स है वो जमा करा के, तो जब तक पहला फैसला नहीं हो जाता, कमिश्नर अपील नहीं करते, तब तक आपको स्टे ऑटोमेटिकली वो जो डिमांड होगी वो फिर डिपार्टमेंट प्रेस नहीं कर सकेगा जी। ये दो चीज़ें थी। मीनवाइल ज़हीर हैदर हमारे साथ हम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सेक्शन 147 इंटीमेशन टू पे एडवांस टैक्स, बिल्कुल ठीक है जी सर। मैंने टैक्स ईयर 2020 में 12 लाख इनकम पे 60,000 टैक्स पे किया है, अब ये नोटिस आ गया है जी। बिल्कुल ऐसे ही है ज़हीर हैदर साहब, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर आपकी इनकम ओबियसली चूँकि 10 लाख से ज़्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स जो है, और आप ओबियसली आगे अगर आप जो भी कर रहे हैं तो आपको पहले ये देखना है कि अगर बिजनेस इनकम है तो ओबियसली उसके टर्नओवर के हिसाब से आपको 4 हिस्सों में उसको जमा करवाना है जी। और अगर आपकी आगे इनकम कोई नहीं है या कम हो गई है तो फिर अकॉर्डिंगली आप उसको रिडक्शन का जो लेटर है जो वो साबित करेंगे आप कि जी कम टैक्स है या बिल्कुल नहीं बनता, उसको प्रूफ करेंगे। तो ज़हीर हैदर साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। हाँ जी, इधर अब सैफ खान आ गए हैं, वो कह रहे हैं जी वन ऑफ माई फ्रेंड डिड नॉट फाइल रिटर्न, नाउ ही रिसीव्ड नोटिस ऑफ 114 and 182 आफ्टर रिसीविंग ऑफ ईमेल ही फाइल्ड रिटर्न, विल यू गाइड अबाउट अंडर सेक्शन 182 लेटर। देखिए 182 ज़ाहिर बात है पेनल्टी का है, आप उसको जवाब देंगे कि आपने रिटर्न वक्त पे क्यों नहीं फाइल की। पहले तो रीजनेबल एक्सक्यूज रीज़न आपको बतानी, जस्टिफिकेशन होगी आपके पास, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 उसको वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और आपकी जस्टिफिकेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 अब ये है कि अगर उस बंदे की इनकम जो है वो सैलरी इनकम है तो वो 50 लाख के अंदर है तो उस पर जो मिनिमम पेनल्टी है यानी जो उनको लगनी है वो 5,000 रुपीज़ है। 182 सेक्शन 1 के अंदर जो पहला उसका है सब सेक्शन, उसके अंदर आप उसको देख सकते हैं। अब अगर अदरवाइज है तो फिर वो उसकी जो मिनिमम पेनल्टी है वो 40,000 रुपीज़ है, और जो वेल्थ स्टेटमेंट की लेट फाइलिंग की पेनल्टी है वो जो मिनिमम है वो 1 लाख रुपए है। ज़रा इसको ज़रा नोट कर कीजिएगा अपनी चीज़ों को, लेकिन उसको बहरहाल प्रोटेक्ट जिस हद तक आप कर सकते हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लॉ आप उसको करेंगे। तो सैफ अली खान साहब अगर आपको जवाब मिल गया और प्लस आप लेटर में ये भी मार्क करें कि इसमें लॉस ऑफ रेवेन्यू तो कोई नहीं डिपार्टमेंट को, ये अनइंटेंशनल था, ठीक है, ये डायरेक्टरी नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है पेनल्टी, ये डायरेक्टरी होती है। और लॉस और जो पेनल्टी होती है उसका पर्पज़ पैसे इकट्ठे करना नहीं होता, वो डिटरेंस के तौर पे यूज़ की जाती है जी जनाब। इसके बाद अगर आपको सैफ खान साहब जवाब मिल गया हो तो ओके कर दे। और मीनवाइल इधर तो फिलहाल कोई सवाल अभी नहीं हो रहा है जी जनाब। कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। सॉरी एक फ़ोन मैं ज़रा ले लूँ जी, एक आया हुआ है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, चलो ठीक हो गया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।
जी जनाब, कोई और क्वेश्चन आपका हो तो मैं उसको एंटरटेन कर लेता हूँ। अच्छा चले, मैं अभी प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर रहा था। कुछ हमने बात की आपकी 176 सेक्शन की, फिर बात हुई हमारी थोड़ी सी 114 सेक्शन की। ज़ाहिर बात है जहाँ लॉ अप्लाई होगा तो उसके मुताबिक फिर आप रिटर्न फाइलिंग करेंगे। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अब सबको चेक करनी है कि अगर आपका आपके दोस्त है, आप खुद है, या आपके क्लाइंट है, या कोई भी जानने वाले हैं, अगर आपको नोटिस आता है तो आपको ये भी ज़रूर चेक करना है कि क्या रिटर्न जो है 114 सेक्शन है इनकम टैक्स लॉ में, क्या आप पे वो अप्लाई होता है। अगर तो वो अप्लाई होता है तो तभी फिर आपका पेनल्टी या रिटर्न आप पे रिटर्न अप्लाई होगी, आप फाइल करेंगे, फिर पेनल्टी जो है वो उसकी जो शोकाज आएगा तब आगे वो बात जाएगी। तो एक प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसके बगैर डायरेक्टली पेनल्टी इम्पोज नहीं की जाती, चाहे वो कोई भी इनलाइन रेवेन्यूज का या अदर लॉ जो है वो जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा जी, साद शबीर शाह कह रहे हैं, सर कैन वी रिवाइज रिटर्न आफ्टर सिलेक्शन केस इन ऑडिट 214C। देखें, आपको अगर 122 नो का नोटिस नहीं इशू हुआ हुआ, ठीक है, तो तब तक आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, इवन कि आपका ऑडिट में नाम भी आ जाए। तो ज़रा इसको चेक कर लें, उसके मुताबिक फिर आप उसको कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक दो इश्यूज है कि आप इनकम को पहले से कम नहीं कर सकते और लॉस को पहले से ज़्यादा नहीं कर सकते। ये ज़रा पॉइंट इसमें बड़ा टेक्निकल है, उसको ज़रा देखिएगा। वरना अगर आप बराबर रखेंगे इनकम को और लॉस को भी, तो या उसको कम करने की कोशिश करेंगे इनकम को, तो वो तो नहीं कर सकेंगे, ज़्यादा कर सकते हैं आप। ये ज़रा साद शबीर शाह साहब इसको ओके कर दें अगर आपको जवाब मिल गया हो। मीनवाइल जी मैं देखना चाह रहा हूँ जी, नईम गौरी साहब आए हैं, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं सवाल उनका है जी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अब सोलर से पावर ले रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया। बिजली के बिल 50% कम हो गया है, लेकिन परचेज लास्ट ईयर जितनी है टैक्स रिटर्न में सोल पावर पर रोशनी डाल दे। नहीं गौरी साहब, सीधी सी बात है, जो आपने परचेज किया था आपने तो उस पर तो उसकी बैटरियों की और उसकी सोलर की कॉस्ट पे करके आए हैं ना। अगर उनकी लाइफ ऑब्वियसली अगर 1 साल से ज़्यादा है तो आपको उस पर डेफिसिट मिल जाएगी, आप उसको वहाँ से क्लेम कर लें। अब रही बात प्रोडक्शन की, तो वो तो आपको पता है कि वो तो उसकी सोलर बेस है, तो वो तो इसमें नहीं अकाउंट फॉर की जा सकती। जब तक कि एक्चुअल एक्सपेंस नहीं होगा आपको कुछ भी नहीं इसमें मिलेगा जी। मैं यूट्यूब पे अभी जी उधर ही है, एक सवाल और आ गया जी। उन्होंने लिखा है, कंपनी इज इन इजी एग्जिट, इज इट रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इवन इन दिस स्टेज। बड़ा अच्छा सवाल है जी अली साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया है। वो ये कह रहे हैं कि अगर एक बंदा इजी एग्जिट स्कीम के अंदर है तो क्या, देखें, जब तक आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एनओसी इशू नहीं कर देता कि आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सेक्शन 114 ख़त्म हो गई है और पिछले टैक्सेस कोई आपको एरियर नहीं है और ऑडिट कोई पेंडिंग नहीं है, कोई इशू नहीं है, उससे पहले इवन कि आप एसईसीपी में अगर आप कंपनी को बंद भी कर देंगे तो आपको रिटर्न इधर फाइल करना लाजमी होगा। क्योंकि अगर टैक्सेस की कोई डिमांड है या पेंडिंग है, जब तक वो इशू रिजॉल्व नहीं होता आपको डिपार्टमेंट जो है टैक्स डिपार्टमेंट वो एनओसी इशू नहीं करेगा। तो अली साहब, मुझे उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। एसईसीपी का अपना प्रोसेस है और जो इनकम टैक्स या सेल टैक्स या इनलैंड का लॉस का जो प्रोसेस है वो अपनी जगह पे रहेगा। तो अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। सो जनाब, अभी हमने 114 सेक्शन की बात की, 182 सेक्शन पे बात हुई, 176 पे बात हुई, 111 सेक्शन जिसमें वो डीम टू बी इनकम बना के टैक्स लगाएंगे, वो आपको अब सेपरेट, आपको पता है नोटिस लॉ ने कह दिया कि वो तो कोर्ट्स की जजमेंट्स है कि उसको सेपरेटली इशू किया जाएगा जी जनाब। अच्छा, इसके अलावा मैं और चीज़ें देख लेता हूँ और मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ जी। अभी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो आपका लॉ है उसमें नोटिस जो है वो आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी है। इससे पहले अली साहब ने एक और सवाल कर दिया, वो कह रहे हैं क्वार्टरली रिटर्न ऑफ सेल टैक्स इज मैंडेटरी फॉर द कंपनी ऑफ हैविंग 1 लाख ऑथराइज शेयर कैपिटल। क्वार्टरली रिटर्न ऑफ सेल टैक्स,
देखिए सेल टैक्स रिटर्न जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं ना जी, तो फिर आपके लिए जो भी टैक्स पीरियड है आपका मंथली है या क्वार्टरली है, वो फाइल करना लाजमी है। उसका आपके शेयर कैपिटल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये ज़रा अली साहब चीज़ नोट करें और इसको क्लियर कर दें मुझे, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है और आपको बड़ा क्लियर विजन है तो इसको ओके कर दें जी। मैं ज़रा यूट्यूब पे चेक करूं। अच्छा जी, यहाँ पे सवाल आया जी पहले। असद खान कह रहे हैं सर काइंडली आंसर माय क्वेश्चन। असद साहब आपका सवाल किधर है? अच्छा आपका सवाल नीचे है। नॉर्मली OIR considers the excess bank credits as other income under section 111 and serve with the tax। बिल्कुल ठीक है। Is there any judgment in favor of taxpayer not to consider the same? देखिए बात ये हो रही है, बिल्कुल जजमेंट इस पे आई हुई है असद खान साहब, लेकिन बात ये हो रही है कि पहले आप खुद तो चेक कर लेना एंट्रीज को। अगर आपको एंट्रीज आप एक्सप्लेन कर देते हैं तो आप तो ऑटोमेटिक 111 से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन आप पहले एक्सप्लेन तो करें उसको। ठीक है, वो जजमेंट तो ठीक है कहेगी कि जी सारा कुछ रेवेन्यू ट्रीट होगा, तो आप भी तो कोई जवाब दें ना। आप देखिए उसमें कैश डिपॉजिट कितना है, उसमें बैंक चार्जेस डेबिट साइड पे, लोन लिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, सारी ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन करें ताकि वहां तक नौबत ही ना आए, और अगर आ भी जाए तो फिर आप उस जजमेंट को यूज कर सकें। जी जनाब। सैफ असद साहब अगर जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। सैफ खान कह रहे हैं थैंक्स सर, शुक्रिया जी आपका। आल्सो टोल्ड मी अबाउट इफ कंपनी नॉट फाइल रिटर्न ऑन टाइम। सारी बात है जी, अगर कंपनी नहीं करेगी तो उसी तरह पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज जो भी एप्लीकेबल है चीज़ें वो उनको भी हिट होगी। जी जनाब। अगर सैफ खान साहब जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। मुमताज़ अली शेख साहब कह रहे हैं व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑफ एडवोकेट सर्विसेज अंडर सेक्शन 153 एंड लोकल प्रैक्टिस इनकम। देखें शेख साहब बात ये हो रही है कि आपको अगर कॉर्पोरेट सेक्टर या उन लोगों को आप सब्सिडी दे रहे हैं जिन्होंने जो कि विदहोल्डिंग एजेंट है, तो 10% मिनिमम टैक्स है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आप बढ़ाएंगे उस पर टैक्स निकालेंगे आप अपने प्रॉफिट टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर, तो दोनों में से जो ज़्यादा होगा 10% ऑफ ग्रॉस रिसीट आपका, और प्रॉफिट एंड लॉस बेस पे टैक्स जो भी ज़्यादा होगा वो आप जो है वो जमा करवाएंगे। जी जनाब। असद खान कह रहे हैं सर काइंडली आंसर माई क्वेश्चन। असद साहब मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है, अगर आपको मिल गया हो तो ओके कर दें। मुमताज़ अली शेख साहब कह रहे हैं सर कैन वी रिवाइज रिटर्न आफ्टर रिमांड बैक फ्रॉम अपील। नहीं नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जी। अगर आपको उन्होंने रिमांड बैक कर दिया तो आपको तो सारे नोटिस पहले गए हैं, प्रोसेस पूरा हुआ है, तो तब आप कर सकते हैं। तो वैसे भी 122 के 9 के नोटिस के बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते हैं। जी जनाब। अगर आपको जवाब मिल गया हो असद साहब शेख साहब तो आप इसको ओके कर दें। मैं ज़रा फेसबुक पे भी चेक कर लूँ जी। जी साद सबीर कह रहे हैं जी ओके हो गया। जी जनाब। कोई और क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर करें जी। ठीक है जी। महमूद साहब हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर करें जी, उसको अब लाइव जो सेशन है आपसे शेयर कर रहे हैं जी। जी अब मैं ज़रा थोड़ा सा लिंक जी मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, जो यूट्यूब चैनल है जी उसका। जी मेरी फेसबुक पे जितने दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब का चैनल हमने बनाया है जी, इसको आप सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक भी कर दें, और 200 प्लस वीडियोस विद ऑब्वियसली हमारी जो टैक्सेशन की बुक्स है 2020 और 21, आप उसमें उसको भी जो है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जी जनाब। अच्छा आगे है जी, अब हमारे साथ चौधरी मोहम्मद इकबाल एडवोकेट है, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट द टाइम बार फॉर टैक्स ईयर। देखें इकबाल साहब बात ये हो रही है कि अगर आप 2014 की रिटर्न जो है वो इस वक्त टाइम बार हो चुकी हुई है। ठीक है, इनकम टैक्स में टैक्स ईयर चलता है और सेल टैक्स में टैक्स पीरियड चलता है, तो आप इस दोनों को अलग अलग रखें और उसके मुताबिक उसकी जो टाइम बार है वो आपको अब जो है क्लियर हो जाएगा। जी जनाब। चौधरी साहब अगर आपको आवाज़ आ रही है और आपको समझ आ गया है तो इसको ओके कर दें। नंबर 1। नंबर 2 है जी मेरे पास नासिर जमाल है, वो कह रहे हैं वेदर आयरन प्रोडक्ट्स दैट इज स्टील galvanized coal fall under FMCG डेफिनेशन। देखिए बात सुने नासिर साहब, बात ये होती है कि जो
फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, उसकी कंजम्पशन जो होती है ना वो बड़ी तेज़ी से है। यानी आप इसको इस तरह ले लें, दो तरह के, एक एक फास्ट मूविंग, जैसे सिगरेट्स है आपके पास, ठीक है, आपके पास क्या कहते हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो ज़्यादा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर फॉल करती है। अब आपकी आइटम को चेक करना पड़ेगा कि आया वो उसकी कंजम्पशन उस हिसाब से है, अदरवाइज वो फिर फास्ट मूविंग जो है कंज्यूमर गुड्स में नहीं आएगा। प्लस उसमें ये भी देखना होता है कि कुछ ड्यूरेबल भी होती है, जैसे फ्रिज है, एसी है, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, तो उसमें वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है आपकी जो कंज्यूमर गुड्स है। जी जनाब, अगर नासिर जमाल साहब जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। नासिर साहब पहले कह रहे जी जवाब दें, मैंने आपको कोशिश की है जी आपको जवाब दें, अगर आपको मिल गया हो तो ओके कर दें जी। मीनवाइल हमारे साथ महमूद साहब ने दो सवाल और कर दिए। वो कह रहे हैं इफ़ वी मेड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन अ ईयर फॉर ₹500,000 ऑन 30 जून 2020, ठीक है, इफ़ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शेयर्स इज ₹8 लाख। तो अब सवाल क्या है जी, आपने तो इन्वेस्टमेंट की ना, तो अब क्या क्या चाहते हैं आप। इफ़ वी हैव टू शो 8 लाख इन वेल्थ स्टेटमेंट, वेयर विल वी शो 3 लाख इन द कंसीलेशन। देखिए बात ये हो रही है, महमूद साहब यहाँ ना थोड़ा सा आप जो है ना थोड़ी बेस को समझे क्या हो रहा है। जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो फेयर मार्केट वैल्यू पे नहीं बनाई जाती, वो एक्चुअल कॉस्ट पे बनाई जाती है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट 5 लाख की थी, अब वैल्यू चाहे कम है या ज़्यादा है, आपने उसको 5 लाख पे ही शो करना है, आपका 3 लाख रुपए के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सो महमूद साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। अक्षर खान साहब हैं जी, वो कह रहे हैं ओके सर, लेट मी नो अबाउट द जजमेंट प्लीज। बिल्कुल ठीक है जी, आप भी, मैंने नंबर जैसे पहले दिया है, बाद में मेरे साथ रब्ता कर लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो जजमेंट जो है वो रेफर कर दें। जी जनाब, आगे अब नेक्स्ट फेसबुक पे सवाल है जी मेरे पास, कितने हैं जी, 2 क्वेश्चन हो रहा है जी। पहला सवाल ये है, 3 हो गए हैं जी। चौधरी मोहम्मद इकबाल फिर कह रहे हैं, सवाल उनका है सर, व्हाट विल बी द लीगल पोजीशन इफ टैक्स ईयर इज बार्ड बट रिटर्न वाज नॉट फाइल्ड, सर रिक्वायरिंग टू एक्सप्लेन लिटिल बिट मोर। देखिए बात ये हो रही है जो इकबाल साहब, वो ये बात हो रही है कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो वो लेता है कि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तब आपका टाइम बार्ड होगा। अगर आप रिटर्न आपने फाइल ही नहीं की तो वो टाइम बार्ड कैसे होगा। सो लॉ ये भी कहता है, 16 या 17 या 18 में अमेंडमेंट आई थी कि अगर पिछले 5 साल में कोई एक रिटर्न भी आप फाइल नहीं करेंगे तो वो उससे पिछले 5 साल भी आपसे जो है वो 122 उनको या इंफॉर्मेशन उसकी जो आपसे वो ले सकते हैं। तो चौधरी इकबाल साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। जहीर हैदर कह रहे हैं सेक्शन 147 इंटीमेशन टू पे एडवांस टैक्स, सर मैंने टैक्स ईयर 20 में 12 लाख इनकम पे, ये आपका सवाल पहले मैंने जवाब दे दिया जी जहीर साहब, ये तो रिपीट कर दिया आपने सवाल। वसीम आरिफ साहब कह रहे हैं सर, इफ गिफ्ट गिवन बाय ब्लड रिलेशन व्हाट वी शुड डू इन द रिटर्न टू शो जीरो वैल्यू और मार्केट वैल्यू। देखिए वसीम साहब, आपने जो फिगर वाली कॉलम है वहां तो जीरो वैल्यू डालनी है अगर आपने कुछ पे नहीं किया, और जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है वो इनर कॉलम में आपने लिख लेनी है अपनी याद दहानी के लिए, क्योंकि कल को जब अगर आप इसको बेचेंगे तो फिर ये उसमें इनकम टैक्स पर्पज के लिए फेयर मार्केट वैल्यू माइनस की जाएगी। तो वसीम आरिफ साहब अगर आपको जवाब मिल गया तो ओके कर दें। फयाज अहमद साहब जी वो कह रहे हैं सर, इफ नोटिस अंडर सेक्शन 1144 जो है वो रिसीव्ड है एंड ड्यू डेट इज 31 जनवरी 2021, अच्छा तो गिवन आइदर पेनल्टी विल बी डिलीटेड इफ रिटर्न ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फाइल्ड बिफोर 31 जनवरी 2021। देखिए फयाज साहब, पेनल्टी की प्रोसीडिंग अलग होती है, ये रिटर्न की फाइलिंग की हद तक आपकी जो है वो कंप्लायंस हो जाएगी, जो कि लेट फाइल आपने की हुई है। तो ये ज़रा नोट करें कि फाइलिंग कर देने से पेनल्टी ऑटोमेटिक डिलीट नहीं हो जाती है। बाकी उनकी स्वादीद है, अगर वो उसका नोटिस आपको देना चाहें तो दे सकते हैं। खलील दुरानी साहब कह रहे जी सर, योर व्हाट्सएप नंबर प्लीज़। जो मैं नंबर लिख देता हूँ जी, ये मेरा सेल भी है और व्हाट्सएप भी है। ये जनाब आप नोट कर लें, सेल एंड व्हाट्सएप दोनों ही इसके अंदर है। ये मैं उधर भी शेयर कर दूं जी, यूट्यूब पे भी,
जी जनाब, इधर भी मैं नंबर दे रहा हूँ व्हाट्सएप और जो अच्छा मीन वाइल इधर एक सवाल आ गया जी। ओके, महबूब साहब कह रहे हैं सो इन्वेस्टमेंट हैज़ टू बी ऑन कॉस्ट इन वेल्थ स्टेटमेंट। चले, ओके हो गया। प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट रजिस्ट्रेशन DNFP। जी ऐसे ही है जी। मुनव्वर अलमास एडवोकेट हैं। इसमें इशू ये आ रहा है जनाब, मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इशू ये आ रहा है कि आप लोगों ने करना क्या है कि जो पहले आप चेक करें मुनव्वर साहब कि आपके क्लाइंट जो है ज्वेलर, अकाउंटेंट या डीलर या डेवलपर और बिल्डर का उसमें फॉल करता है कि नहीं करता, नंबर 1। फिर उसके बाद उनकी ट्रांजैक्शंस को भी वेट करें क्या क्या उन्होंने किया हुआ है। फिर उसके बाद उसका जवाब दें कि आया उसकी रजिस्ट्रेशन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करानी है तो फिर टैक्स ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, उसका फॉर्म अपलोड हुआ है, उसी में आप फिल करके जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन इसको रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर आप फिजिकली आपको जाना पड़ेगा। उसका ऑप्शन फिलहाल जो पोर्टल है वो नहीं दे रहा कि आप वहाँ पे कोई जवाब दे सकें। तो मुनव्वर अलमास साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा हो जाएगा जी। मीनवाइल जी इधर सवाल मेरे पास आया है, वो मैंने नंबर दे दिया जी। खलील दुरानी साहब, नासिर जमाल कह रहे हैं ऑर्डर रिसीव्ड इन IRIS बट नॉट फिजिकली डिलीवर्ड, व्हाट विल वी डू आफ्टर इंसेप्शन ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। देखिए बात ये हो रही है, अब चूंकि लॉ में लिखा हुआ है कि ऑनलाइन सर्विस भी है, आल्दो के उनके कमिश्नर साहब ने या चीफ कमिश्नर साहब ने इनको डायरेक्शन दी है कि आप फिजिकली भी नोटिस सर्व करें, लेकिन ऑनलाइन भी सर्विस ही वैलिड सर्विस है। तो बेहतर यही है कि आप उसकी कंप्लाइंस कर दें ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो जी। चौधरी साहब ने कहा ओके कर दिया जी। व्हाट्सएप का नंबर वो तो पहले चला गया जी। वसीम आरिफ साहब हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं सर यू आर माचो मैन, रोड और रिस्पेक्ट फॉर यू, डूइंग ग्रेट वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट। चले, बड़ी मेहरबानी वसीम आरिफ साहब, दुआ कर दिया करें, ये दुआओं से बड़े मसाइल जो है वो हल हो जाते हैं। फयाज अहमद साहब ने ओके कर दिया जी। जी जनाब, अब मैं यूट्यूब पे देखता हूँ जी, कोई सवाल आपका हो। जी जनाब, अभी तक मेरे पार्ट पे जो पेंडिंग है जी, मैंने जो ईमेल लोगों ने दी है 2-3 उनको मैंने बुक भेजनी है, अदरवाइज कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। जी जनाब, अच्छा जी, मुमताज़ अली शेख साहब ने ओके कर दिया। चलें मैं आगे आपके साथ, इधर से नासिर जमाल ने भी ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ अपील, जी ऐसे ही है नासिर जमाल साहब। अब ऑनलाइन 1 जनवरी 2021 है, उससे ऑनलाइन अब पहली जो अपील है वो ऑनलाइन ही अब फाइल होगी जी। खलील दुरानी कह रहे हैं थैंक यू सो मच। चले जी, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं जी। जनाब एक और सवाल आ गया जी, हारिस परवेज साहब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, विच अमाउंट इज टू बी एंटर्ड इन द टैब एडजस्टमेंट्स इन द इनकम डिक्लेयर्ड इन रिटर्न इन वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, आपने टैब कौन सा यूज किया है? एडजस्टमेंट इन द इनकम डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए बात ये हो रही है, कई दफ़ा ये होता है कि जो अकाउंटिंग की जो आपकी इनकम होती है उसके अंदर जाके आपको कुछ एडजस्टमेंट टैक्स के अंदर ना करनी पड़ जाती है, जिसकी वजह से जैसे आप ऐसे कर लें, अगर आपने इसकी एडजस्टमेंट जो है ना, चार्ज इन दी वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टैब एडजस्टमेंट इन दी इनकम डिक्लेयर्ड, अगर आपने कोई देखें, पहली बात तो ये है कि वेल्थ के अंदर जो कैपिटल रिपोर्ट होता है वो वही वाला होता है जो बैलेंस शीट वाला है। तो अगर आपने टैक्स के अंदर कोई एडजस्टमेंट की भी है, ठीक है, तो उसका उस पर इम्पैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्ज करें आपकी प्रॉपर्टी इनकम है, आपने रिपेयर अलाउंस क्लेम किया 20%, जो कि 1/5 रिपेयर अलाउंस सेक्शन 15A के अंदर है, आपको सेपरेट ब्लॉक में अवेलेबल है। आपका एक्चुअल रिपेयर अगर उससे ज़्यादा है या कम है, तो उस सूरत में जो आपने रिटर्न के अंदर इनकम है वो वाली नहीं ना इसमें लेनी, आपने तो लेनी है वो वाली जो एक्चुअली आपकी हुई है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको अगर आपने खर्चा ज़्यादा लेस कर दिया तो उसको कम करना पड़ेगा, और अगर कम लेस किया तो फिर आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, ताकि आपकी जो रियल इनकम है उसके मुताबिक ही आपकी रिकंसिलिएशन जो है ना बन सके। सो हारिस परवेज साहब, अगर आपको इस तरह के प्रैक्टिकली केसेस हमारे पास आए हैं जिसमें हम इसी तरह की एडजस्टमेंट जो है अकाउंट फॉर करते हैं, बल्कि इस पर कुछ नोटिस भी हमें इशू हो गए थे, जिसका जवाब हमने उनको बना के दिया कि ये क्या एडजस्टमेंट है जो हमने अकाउंट फॉर की हुई है। जी जनाब, हारिस परवेज साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें
जी मीनवाइल हमारे पास एक दो क्वेश्चन और आ गए हैं। नकीब अहमद साहब कह रहे हैं, सर इफ ए पर्सन बिकम फाइलर टुडे बाय फाइलिंग टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स ईयर 2019 एंड 20, विल टैक्स पेनल्टी इम्पोज ऑन हिम? टैक्स पेनल्टी देखिए दो चीज़ें मुख्तलिफ है। अगर तो आपने लेट रिटर्न फाइल किया तो 2019 की अगर इंडिविजुअल है तो 1000 तो आपको सरचार्ज जमा कराना पड़ेगा। और रही बात 20 का, तो 20 का तो 1 मार्च से इंशाल्लाह जब लिस्ट अपडेट होगी उसके मुताबिक आप पेनल्टी, आपको सरचार्ज है बेसिकली वो होगा। लेकिन अगर आप लेट आ रहे हैं तो पेनल्टी एक अलग चीज़ है, उसका शोकाज आपको अलग से आएगा। अगर वो आपको देते हैं तो उसका जवाब देंगे आप। नकीब अहमद साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। नासिर जमाल साहब एक सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ऑर्डर इन IRS बट नॉट फिजिकली डिलीवर्ड येट what will be fate of filing of appeal based on order in IRIS, that is time limitation। देखिए बात ये इसमें नासिर जमाल साहब, असल में अपील फाइल करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर वन, आपके दोनों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो कि डिपार्टमेंट ने आपको सर्विस की हो, नंबर वन। फिर उसमें से जो असेसमेंट ऑर्डर होगा उसकी आप कॉपी फाइल करेंगे, और ओरिजिनल नोटिस ऑफ डिमांड आपका जो है वो आप टैक्स ऑफिस में देते हैं जो एज पर लॉ लिखा हुआ है। लेकिन आप जाके पोर्टल पे जाएंगे तो फिर उसको अटैचमेंट में आप उसको डाल देंगे तो वो फोटो कापी होगा, ओरिजिनल तो आप मशीन पे नहीं जा सकता। बहरहाल डिपार्टमेंट देखते हैं, उसके बाद हो सकता है जब आप अपील करने जाएं, हेयरिंग हो, तो उस वक्त वो आपसे वो उसकी जो ओरिजिनल कापी है वो मांग लेंगे, वरना राइट ऑफ अपील आपके पास से वो वापस ले लेंगे, वो मुश्किल हो जाएगा। अब चूंकि ऑनलाइन है तो कॉपी ही जा सकती है, ओरिजिनल की वो तो कॉपी होके स्कैन होके जाएगा आपका जो भी है। जी जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपको नासिर जमाल साहब जवाब मिल गया हो तो उसको देख ले, और आपका टाइम लिमिटेशन शुरू होगा जब आपको ओरिजिनल ऑर्डर जो है आपको प्रॉपरली सर्विस किया होगा। हमारे साथ हैं जी हारिस परवेज साहब ने ओके कर दिया। जिशान हुसैन कह रहे हैं, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनेक्सर H एंड एनेक्सर J इन सेल टैक्स? जी बिल्कुल ठीक है। देखिए अब बात यह है कि एक आपकी सेल टैक्स की रिकंसिलिएशन है और एक आपके जो एनेक्सर J है एक स्टॉक की रिकंसिलिएशन जो है, ये दोनों अलग अलग है। आप इसको एक कंजम्पशन और स्टॉक है और एक सेल टैक्स है, तो इसको आप इस तरह ले लें कि जो इनपुट आपने कैरी फॉरवर्ड करना है उसकी रिकंसिलिएशन आपने मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर ने बना के देनी होती है, और वो टैली करके बताते हैं कि किस तरह सेल टैक्स कितना, अगर 1 लाख कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो वो उसकी रिकंसिलिएशन क्या है, वो कैसे 1 लाख गया है। तो मुझे उम्मीद है जी जिशान हुसैन साहब आपको समझ आ गया होगा। अगर आप फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। जी मीनवाइल फेसबुक पे भी ये बात हो रही है जी, इधर भी हो गई है जी। अभी तकरीबन 15-20 मिनट बाकी हैं जी, आपको क्वेश्चन हो तो कर लें, वरना मैं आगे फिर अपनी तरफ से कुछ चीज़ जो है वो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। जी जनाब, सो प्रैक्टिकली कुछ नोटिस की बात हो रही थी। अभी उन्होंने एक सवाल किया उधर कि वो जो DNFBP है उस पर भी मैं फेस करके आया हूँ कि वो एक नोटिस कुछ इशू हुए थे, तो वो उन्होंने गार्डन टाउन में ऑफिस बनाया, लाहौर में, कराची में अलग बनाया हुआ जी। तो वो उनके इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिस उन्होंने बनाए हैं, क्योंकि ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट है 2010 का, तो उसको आप प्रॉपरली जवाब देंगे और हेयरिंग आपकी करके तो आप उसमें जो उसकी प्लेडिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं नेक्स्ट आपके पास आ रहा हूँ, आपको जो मैंने पॉइंट शेयर किए थे, अभी मैं आपसे एक अच्छा पॉइंट जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, वो आपका आएगा जी। अच्छा, एम्प्लॉई शेयर स्कीम अंडर सेक्शन 14 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जी एम्प्लॉई शेयर स्कीम पे जी थोड़ी हम शेयरिंग करने जा रहे हैं आप लोगों से। अच्छा जी, उससे पहले एक सवाल आ गया जी, वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद एम्प्लॉई शेयर स्कीम को शेयर कर लेते हैं। नासिर जमाल कह रहे हैं, प्लीज कंसिडर क्वेश्चन आफ्टर इंसेप्शन ऑफ ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ अपील मैकेनिज्म, स्पेसिफिकली टाइम लिमिटेशन। देखिए बात ये हो रही है कि जब आपको सर्विस हो गई तो उन्होंने ऊपर लिखा होता है ड्यू डेट क्या थी, किस डेट पे इसकी डेट क्या है और आपको कब डिलीवर हुआ है, तो उसके 30 डेज के अंदर
अगर आपको वो पता चल गया है, तो जिस दिन आपको ऑर्डर रिसीव होता है उसके 30 डेज के अंदर आप पहली अपील को आपको कमिश्नर अपील के पास फाइल करनी होगी। वरना अगर टाइम गुजर जाता है तो फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप को नोटिस सर्विस नहीं हुआ या किसी क्यों नहीं आप वहाँ पे आए, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अगर आप वक्त पे अपील फाइल नहीं करेंगे तो हर जो दिन है हर टाइम आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप लेट क्यों आए हैं। जी जनाब, तो ये नासिर जमाल साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। जी इधर मैं आपसे शेयर करने जा रहा था जी, आज का मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है जी, मुनव्वर अलमाज साहब ने ओके कर दिया जी, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, अब एम्प्लॉई शेयर स्कीम बेसिकली सेक्शन 14 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। बेसिकली ये इन ल्यू ऑफ सैलरी भी हो सकता है और ये इन एडिशन टू सैलरी भी हो सकता है। सो काफ़ी चीज़ें हैं जो लॉ ने डिफाइन की हैं कि प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी एंड प्रॉफिट इन एडिशन टू सैलरी। देखें, अगर मेरी सैलरी में इजाफा हो जाता है तो वो भी पार्ट ऑफ सैलरी होगा, अगर वो एग्जम्पशन ना हुई तो वो टैक्सेबल होगा। इसी तरह अगर प्रॉफिट इन ल्यू है तो वो भी सैलरी का पार्ट है, अगर एग्जम्पशन हुई तो आप एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। जैसे पेंशन है, ग्रेजुटी या सर्टन केसेस में उसको एग्जम्पशन दी जाती है या पार्टली एग्जम्पशन दी जाती है या फुली टैक्सेबल हो जाता है, वरना वो पार्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम में जाके टैक्स उस पर लगाना पड़ेगा। जी जनाब, सर्विस हैज़ नॉट बीन मेड येट बट ऑनलाइन रिसीव्ड। देखिए, फिजिकली आना, अब आप एक काम करें, आपको ज़्यादा मसला है तो आप अटेस्टेड कॉपी जो है ना अप्लाई करके उसकी प्रिस्क्राइब फीस जमा करा के तो आप उसकी अटेस्टेड कॉपी निकलवा लें या उनसे पूछे फिजिकल कहाँ सर्विस करवाया वो आपको दे दें। उसके बाद फिर आप जो राइट कोशिश करें कि 30 डेज के अंदर ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। नोटिस ऑफ 112.1129 ये 122.9 होगा मेरा ख्याल है। खलील दुरानी साहब आपने जल्दी में लिख दिया है, तो उसको आप जो है चेक करें और उसका प्रॉपर जवाब दें। ताहिर शाह साहब लाइन पे हैं जी, वो कह रहे हैं, वन ऑफ माई क्लाइंट इन्वॉल्व इन बिजनेस ऑफ डेयरी फार्मिंग एंड सेलिंग मिल्क टू नेस्ले। ठीक हो गया। हाउ टू फाइल रिटर्न, प्रॉफिट एंड लॉस बेस और एनी अदर वे, इनकम टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। देखिए, डेयरी फार्म की इनकम तो अगर लॉ में कोई एग्जेम्पशन हो तो उसको आप चेक कर लें, अदरवाइज इसकी जो टैक्सेशन है, अगर आप मिल्क बेचते हैं और अगर वो नेस्ले वाले टैक्स काटते हैं आपका, ठीक है, मिल्क के ऊपर एक बात हो रही है, अगर वो टैक्सेबल है तो उन्होंने टैक्स जो काटना है वो वाला टैक्स या आपके प्रॉफिट एंड लॉस बेस पे टैक्स जो ज़्यादा होगा वो आप जो है वो उसकी रिटर्न जो है आप में डाल के उसको ऑफर करेंगे। ताहिर शाह साहब अगर जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें जी। इधर मीनवाइल अच्छा चले, ये इस तरह ही है जी। जी जनाब, अभी कोई 12-1 मिनट बाकी है जी, कोई और सवाल हो तो आप कर सकते हैं। जी जनाब, और मैंने जैसे पहले कहा, मैं अपने चैनल को दोबारा आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ जी। इसमें आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मैं इस एजुकेशनल हमारा जो टैक्सेस का फील्ड है इसके अंदर हमें सपोर्ट करें। इस पे इस जो इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंस का जो चैनल बनाया है इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें और 200 प्लस वीडियोस प्लस बुक्स जो हैं उससे आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, जितना भी आप बेनिफिट लेना चाहें। ये लिंक मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है। जी जनाब, इधर महमूद साहब ने सवाल किया है, वो कह रहे हैं, इफ ए कंपनी इज सेलेक्टेड फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 214C फॉर द टैक्स ईयर 2018, कैन कंपनी नो रिवाइज इट्स रिटर्न। देखिए महमूद साहब, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। फिर वही क्वेश्चन में आपको मैंने पहले भी जवाब दिया है कि अगर आपको 122(9) का नोटिस नहीं इशू हुआ तो आप रिवाइज तो कर सकते हैं, लेकिन रिवाइज की प्री कंडीशन ये है कि आप जो डिक्लेयर्ड इनकम आपने ओरिजिनल रिटर्न में की है ना, उससे ज़्यादा या बराबर तो रख सकते हैं, कम नहीं कर सकते। इसी तरह जो लॉस है, जो अगर आपने डिक्लेयर किया होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, या इनकम है या लॉस है या नील की रिटर्न होगी, तो लॉस को पहले से आप बढ़ा नहीं सकते, बराबर रख सकते हैं, लेकिन लॉस को आप मतलब कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकेंगे, या बराबर रख लें जितना है। तो ये ज़रा आप इसको चेक कर लें कि आप अगर करना चाहते हैं तो। लेकिन अब सिस्टम, अब एक और भी मसला है कि जब तक कमिश्नर इनर रेवेन्यू 60 दिन के बाद अप्रूवल नहीं देंगे, वो भी कई दफ़ा ऑनलाइन ऑप्शन देते हैं और कई दफ़ा ऑप्शन नहीं देते। तो बेहतर यह है कि आप अप्रूवल उसकी ले लें और लॉ के मुताबिक लें, ताकि आपको आने वाले वक्त में आसानी पैदा हो। जी महमूद साहब, अगर जवाब आपको मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। जी जनाब, ताहिर शाह कह रहे जी थैंक्स सर। जी जनाब, आपका शुक्रिया। कोई और सवाल हो
तो उसको ज़रूर आप हमारे साथ शेयर करें। जी जनाब, महमूद साहब ने ओके कर दिया है जी। अभी 10-1 मिनट बाकी हैं। मैं एम्प्लॉई शेयर स्कीम पे जी बात कर रहा था इससे पहले कि आपका अगर कोई सवाल आता है तो मैं उसी को लूँगा, लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन है तो उसको मैं देख लेता हूँ। जी जनाब, मैं एम्प्लॉई शेयर स्कीम का था, वो बात हो रही थी कि इसको लोग ये प्रॉफिट इन लीव भी हो सकता है और प्रॉफिट इन एडिशन भी हो सकता है, यानी दोनों सूरतों में सैलरी का पार्ट बनेगा, और फिर कितना एग्जाम्प्ट होगा और कितना नहीं होगा वो बाद में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एम्प्लॉई शेयर स्कीम में आप आ जाते हैं तो तरीकाकार क्या होगा। अगर आपको सिर्फ ऑप्शन दी गई है और शेयर नहीं दिए गए तो आपके लिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर आपने ऑप्शन अगर बेच दी, ऑप्शन शेयर्स की होती है, शेयर्स नहीं होते वो, अगर आप ऑप्शन किसी को बेच देते हैं तो उससे जो गेन होगा वो आपकी सैलरी इनकम में बेनिफिट के तौर पे आ जाएगा, या पुरानी प्रॉफिट इन लीव या प्रॉफिट इन एडिशन के तौर पे। और अगर आपको शेयर दिए गए हैं और आपको फ्री मिले हैं तो जो फिर मार्केट वैल्यू होगी जिस दिन पे आपको मिलेगा वो आपका सारा सैलरी इनकम में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये लिमिटेशन लगी है कि आप 2 साल 3 साल से पहले ना बेच सकते हैं ना ट्रांसफर कर सकते हैं, तो जब तक वो लिमिटेशन खत्म नहीं होगी आप अपनी इनकम में कुछ भी ऐड करके ऑफर नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो था आपका जो एम्प्लॉई शेयर स्कीम है। अब आपका कोई क्वेश्चन मजीद हो तो मैं इसमें आपका वेट कर रहा हूँ जी। अभी कोई 9 मिनट्स अभी बाकी हैं। अगर कोई सवाल हो तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ आप लोगों के नॉलेज पर्पज़ के लिए मैं शेयर करता चलूँ, जो कि अक्सर कंफ्यूज लोग हम उसको मिक्स कर देते हैं। अब इसमें वो है जी बेसिकली लॉ, एप्लीकेशन ऑफ लॉ फॉर withholding agents and recipients। इस पे मैंने थोड़ी सी बात आप लोगों से करनी है ताकि इसको वंस फॉर दी ऑल सब के लिए क्लियर कर दिया जाए। जी जनाब, मैं अभी ज़रा पेस्ट कर लूँ जी, टाइप कर रहा हूँ, फिर मैं आपको शेयर करता हूँ। अच्छा जी, मीनवाइल एक और सवाल आ गया जी, वो किसने किया जी, मुमताज़ अली शेख साहब कह रहे हैं, सर बोथ इनकम ऑफ एडवोकेट एड इन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और सेपरेट इन 153 सेक्शन और अदर इनकम। इसमें ये है, देखें मुमताज़ अली शेख साहब, आपको ना 2 हिस्से करने पड़ेंगे। जो वो इनकम प्रॉफिट एंड लॉस तो ऑब्वियसली आपका इकट्ठा ही बनेगा, कोई ना कोई प्रॉफिट या लॉस आपका निकलेगा, वो तो निकाल लिया आपने टोटल। अब आप क्या करेंगे कि इसके प्रोपोर्शनेट इसके ना 2 हिस्से होंगे। एक वो सर्विसेज जो आपने कॉर्पोरेट सेक्टर को दी, यानी वो लोग कॉर्पोरेट के अलावा जो विद होल्डिंग एजेंट में आते हैं, उनका प्रिंसिपल ये है, फर्ज करें मेरी सारी सर्विसेज सिर्फ कंपनीज को है, सब ने मेरा टैक्स काटा है, तो मैं 10% वो उठाऊंगा जो मेरा कटा, और इधर से पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा जो मेरा प्रॉफिट पे टैक्स बनेगा, टैक्सेबल इनकम पे। दोनों में से जो हायर है वो मैंने देना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मेरी सारी सर्विसेज उनको है जिन्होंने जो विद होल्डिंग एजेंट नहीं है, तो जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड टैक्स बनेगा वो मैं उनको जमा कराऊंगा। लेकिन बीच में अब क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो विद होल्डिंग एजेंट होते हैं, कुछ नहीं होते, उसमें फिर प्रॉफिट के 2 हिस्से करने पड़ते हैं। ये वो वाला हिस्सा जो 10% से के ऊपर प्रॉफिट आएगा, उसको टोटल प्रॉफिट में उस सेल का कितना हिस्सा है सर्विसेज का जो कि आपने कॉर्पोरेट ये विद होल्डिंग एजेंट को आपने सेल की हुई है, तो उसको उससे कंपेयर करेंगे। और अदरवाइज वाला जो टैक्स है, फर्ज करें 100 रुपया टोटल बनता है टैक्स प्रॉफिट पे, लेकिन आपका कटा हुआ है, फर्ज करें जो है वो 30 रुपये कटा हुआ है, तो 30 रुपये अलग हो जाएगा। इस 100 में 30 का हिस्सा कितना होगा वो आप बाहर निकालेंगे, और फर्ज करें 100 में 40 रुपये जो है वो प्रॉफिट के ऊपर प्रोपोर्शनेट टैक्स है। तो ये चूंकि ज़्यादा है मिनिमम टैक्स से, तो आपको इसको अंदर ही रखें आप, और टोटल 100 का 100 आप स्टेट को जमा करा दें। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट पे टैक्स बनता है 10 रुपये, कटा हुआ है 30 रुपये, तो फिर ओबियसली ये 10 टोटल में से माइनस हो जाएगा, और 90 में फिर जो 30 बाकी है जो आपने मिनिमम दिया वो जमा करके आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। जी जवेद इकबाल साहब है, वो कह रहे हैं सर व्हाट इज़ दी क्राइटेरिया फॉर 10% एग्जम्पशन इन सैलरी इनकम। वो बेसिकली ये है जी कि मेडिकल अलाउंस की एग्जम्पशन है। अगर आपकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा हुआ है और विद होल्डिंग स्टेटमेंट में भी उसने फाइल किया हुआ है और सर्टिफिकेट में भी एम्प्लॉय लिख के देता है,
तो फिर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा इन दी हैंड्स ऑफ दी एम्प्लॉय। जी जवेद साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो और मुमताज़ साहब जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। मैं ज़रा अभी मीनवाइल फेसबुक पे देख लूँ कोई सवाल ना आ गया हो। जी मेरे पास फेसबुक पे कितने सवाल आ गए हैं जी, दो क्वेश्चन और आ गए हैं जी। एक और सवाल आ गया जी। वो कह रहे हैं, नासिर जमाल साहब कह रहे हैं, एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर्ड इन रिटर्न नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 122(5)(a) वेदर असेसमेंट ऑर्डर ऑफ प्रोविंशियल अथॉरिटी विल बी फाइनल इन दिस रिगार्ड। देखें बात ये हो रही है, आपने अगर तो आपने इनकम डिक्लेयर की हुई है तो टैक्स की रिकवरी प्रोविंशियल जो जो अथॉरिटी है उसके पास है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, फेडरल के पास नहीं है। लेकिन अगर आप सूबे को टैक्स नहीं देंगे तो तब आपको वो टैक्स की रिकवरी 111 सेक्शन में इनकम बना के आपसे एग्री इनकम को आपकी डिक्लेयर्ड इनकम में जमा करके टैक्स लेंगे। लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बनाएंगे। एग्री इनकम तो सेक्शन 41 में FBR के लॉ में जो इनकम टैक्स लॉ है उसमें एग्जेम्प्ट है। ठीक है जी, ये नासिर जमाल साहब आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। जी जनाब मुमताज़ शेख साहब ने ओके कर दिया, जवेद इकबाल साहब ने ओके कर दिया। इमरान सखावत हमारे साथ है, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, व्हाट अबाउट 147 स्टेटमेंट फॉर इंडिविजुअल शोइंग मोर देन 10 लाख इनकम इन देयर इनकम टैक्स रिटर्न। जी बिल्कुल एप्लीकेबल है जी। आप देखें जो जो एक्सक्लूजन है, जहाँ जहाँ नहीं अप्लाई होता वहाँ तो आप नहीं करेंगे, लेकिन इस सूरत में जो आपका टैक्स आएगा ओबियसली उसको 4 इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करके उस पर, अगर आप टर्नओवर बेस पे जाना चाहते हैं AOP और कंपनी वो अपनी जगह पे है, वरना 4 पे डिवाइड करके तो आपको जो इंडिविजुअल है उसने इक्वल प्रोपोर्शन में एडवांस टैक्स जो है वो जमा कराना। जी इमरान सखावत साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। अच्छा जी, इधर आप नासिर जमाल साहब ने ओके कर दिया। जी जनाब अभी तकरीबन 2-3 मिनट बाकी है जी। कोई सवाल हो तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट रह गया एम्प्लॉय शेयर स्कीम का, वो मैं आपसे शेयर करता चलूँ। उसमें ये है कि अगर मैं एम्प्लॉय शेयर स्कीम में शेयर लेके आगे बेच देता हूँ तो यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मैंने पे किया था और जो मेरी सैलरी इनकम, फर्ज करें मुझे 100 रुपये का शेयर उन्होंने 40 रुपये में दे दिया और बाकी 60 मेरी सैलरी इनकम में ऐड हो गया। अब जो मेरी कॉस्ट होएगी एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल वो 40 या 60 नहीं होगी, दोनों को जमा करके जो कॉस्ट होएगी वो 100 होएगी। फर्ज करें मैंने 150 में बेच दिया है तो मेरा 50 रुपीज़ जो गेन आगे आएगा वो कैसे टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन में वो अपनी जगह पर रहेगा। तो इसको भी जेन में रखना है कि जब आप एम्प्लॉय शेयर स्कीम में शेयर्स बेच देते हैं तो उस पर गेन निकालने का तरीका क्या है। जी नासिर जमाल कह रहे हैं, टैक्सेशन बिजनेस एज गोइंग कंसर्न फ्रॉम फादर टू सन टैक्सेशन। टैक्सेशन बिजनेस एज गोइंग कंसर्न फ्रॉम फादर टू सन टैक्सेशन। देखिए बात ये हो रही है, अगर आपने बिजनेस आपने टेक ओवर किया है तो ओबियसली फिर उसमें प्रोप्राइटरशिप भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो फिर आपको अपना जो NTN है, क्योंकि वो पुराने वाला NTN आपको नहीं मिल सकता, आपको नए वाला NTN लेना पड़ेगा। जी नासिर जमाल साहब अगर आपको गिफ्ट ऑफ बिजनेस आप कह रहे हैं जी उसको ऐसे कर लें कि आप टेक ओवर कर लें। ओबियसली इसमें मेरा ख्याल है 90 डेथ के केस में ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी आपके पास चली जाती है, तो वो बिजनेस भी ओबियसली आपका होगा, आपको NTN जो होगा वो दूसरा लेना पड़ जाएगा क्योंकि आप इसके प्रोप्राइटर हैं। क्योंकि अगर AOP होती तो फिर आपका जो एक पार्टनर की जगह दूसरा आ जाए तो AOP को फिर फर्क नहीं पड़ता ओबियसली, क्योंकि उसका NTN सेम रहेगा और आपको बीच में चेंज करके बीच में इंडक्ट करना पड़ेगा। अब चूंकि आपको विरासत में आया है या गिफ्ट में आप जिस तरह कह रहे हैं, तो ये आपको उसको ऑनवर्ड अब आपकी जिम्मेदारी इसकी है और आपके एग्रीमेंट को भी देखना पड़ता है। अगर कोई टैक्स पिछले का निकला तो उनकी प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है या जो आपको मिला है टू डेट एक्सटेंट ही आप जिम्मेदार होंगे, अदरवाइज पिछले के आप जिम्मेदार नहीं होंगे। ले जी अब क्लोज हो रहा है जी, लास्ट 2-3 क्वेश्चन हैं। वो कह रहे हैं, कमाल खटक कह रहे हैं, सर प्लीज योर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ टैक्सेस टू बिकम टैक्स मैनेजर बट इन आई एम एन ACCA बैकग्राउंड। तो हमारे पास ACCA वाले भी स्टूडेंट हैं जी कमाल खटक साहब, आप बेफिक्र हो जाए, आप रब्ता करें, इंशाल्लाह देख लेंगे उसको। आगे कौन है जी, शेख साहब कह रहे हैं जी, मुमताज अली शेख साहब, सर एग्रीकल्चर इनकम बिलो टैक्सेबल इज एग्जेम्प्ट इन प्रोविंशियल लॉ एंड इफ आई हैव अदर इनकम ऑफ ए फेडरल 30,000 both are no tax, but if tax authorities make in agricultural income 111 what is treatment। अगर वो अदर इनकम बनाएंगे तो फिर 7 लाख के ऊपर टैक्स लग जाएगा जनाब।
अली अली शेख साहब, इसको ज़रा आप मुमताज़ अली शेख साहब इसको नोट करें, मुझे उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा जी। अगर इधर कोई सवाल है तो जी जनाब, टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया जी। मैं आपको फिर लिंक अपने चैनल का सेंड कर रहा हूँ जी। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें और जितने मैक्सिमम लोग हैं इसके अंदर आएँ, और जो वीडियोस हैं ये भी वीडियो प्लस दूसरी वीडियोस भी जो 200 प्लस हैं बुक्स जो हैं उससे फ़ायदा उठाएं और अपने आप को अपडेट रखें। अब आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर आपके सामने फिर हाजिरी देंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। आपकी दुआओं को तलबगार नदीम बट सर। थैंक अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।